डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज मेशर्स। इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ कंप्यूटर साइंस के, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो इस वीडियो में लेके आया हूँ। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल फ्रेश, आप ये कह सकते हो फ्रेश, मतलब कि होता क्या है कि जनरली हम जब भी स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ऑनलाइन चेक करते हैं क्वेश्चंस को, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको बहुत साइट्स पे मिल जाते हैं, वहां से आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर हमें नए क्वेश्चंस जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हो, अगर वो क्वेश्चंस मिल जाए तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। उसका रीजन क्या है, आपको एक तो ये पता लगता है कि रिसेंटली किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो उसी हिसाब से कर सको। तो इसीलिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल रिसेंटली, आप ये कह सकते हो कि 2022 के एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं, ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर सको। आपको ये भी पता लगेगा कि मेरे इस सब्जेक्ट में से किस टाइप के क्वेश्चन रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, ताकि मैं उस तरीके से अपनी तैयारी जो है वो और बेहतर तरीके से कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डज नॉट यूज द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। तो जब भी हम एल्गोरिथम की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज उसमें यूज होती है, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर यूज होती है, ग्रीडी टेक्निक यूज होती है, डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज होती है, ब्रांच एंड बाउंड मेथड यूज होता है। मल्टीपल मेथडोलॉजीज हैं जो यूज की जाती है, और हर एक मेथडोलॉजीज में, हर एक स्ट्रेटजी में कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स आते हैं जो वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। तो ऐसे डिवाइड एंड कॉन्कर की अगर हम बात करें, तो अगर हम मर्ज सॉर्ट देखें तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलता है। मतलब ये प्रॉब्लम को डिवाइड करता है छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में, फिर उनके सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आंसर जो है वो प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें क्विक सॉर्ट की, यस, ये भी सॉर्टिंग टेक्निक है जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर को यूज करती है। बाइनरी सॉर्ट की बात करें, यस, स्ट्रॉसमैन मल्टीप्लिकेशन की बात करें, यस, ये सारे के सारे डिवाइड एंड कॉन्कर को यूज करते हैं। कौन नहीं यूज करता? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो है वो डायनामिक अप्रोच को यूज करती है रादर देन डिवाइड एंड कॉन्कर। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर आते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए अपनी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करें। और तैयारी के लिए मैं एक और बात बता दूं कि जो स्टूडेंट भी राजस्थान का कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हो, बेसिक की या सीनियर की, तो ऑलरेडी हमारा कोर्स जो है वो उसके रिगार्डिंग चल रहा है। सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और सबसे कम प्राइस में कोर्स आपको मिलेगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस, ये भी आपको वहां पे बहुत सारे मिलेंगे। तो इसीलिए अभी भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ऊपर रिकमेंडेड सेक्शन में आपको लिंक जो है वो दिया हुआ है, वहां पे जाके व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। देन which of the following, which of these anomalies is known as WW, that is right right। तो देखो DBMS में हमारे पास अलग अलग तरीके की anomalies होती है, राइट राइट, रीड राइट, राइट रीड, ठीक है। रीड रीड इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहां पे जो राइट राइट है ना, मतलब किसी ने राइट किया, किसी ट्रांजैक्शन ने कुछ राइट किया, अपडेट किया, दूसरी ने उसकी वैल्यू को और अपडेट कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। ऐसी किसी ने राइट किया, वैल्यू को चेंज किया, और बाद में किसी ने उसको रीड कर लिया, और लेट्स से अगर वो ट्रांजैक्शन पहले वाली जिसने राइट किया था, अगर वो फेल हो जाती है तो दूसरी तो गलत वैल्यू पे काम कर गई, इसको बोलते हैं हम डर्टी रीड। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स के, तो इसीलिए आप ये पॉइंट जो है वो छोटे छोटे याद रखना। ये अभी के रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पुराने सालों में भी आए हुए हैं, तो इसीलिए अच्छे से इनको जरूर पढ़ना। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑन द स्कीमा। यहाँ पे आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है। फाइंड द कैनोनिकल कवर। कैनोनिकल कवर जिसको हम मिनिमल कवर भी बोलते हैं, इररिड्यूसिबल सेट भी बोलते हैं। तो इसको करने के लिए क्या सिंपल सी टेक्निक है, पहले तो इसको ओपन कर लो, मतलब A goes to B, A goes to C, इसको खोल लो। ये A goes to B C है, मतलब A B C को डिटरमाइन कर रहा है, तो मैंने A डिटरमाइन कर रहा है B को, A डिटरमाइन C को, तो ये मैंने अलग अलग लिख लिया। फिर B डिटरमाइन कर रहा है C को, ये खोल लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे A goes to B, ये रहा। फिर A B goes to C, ये जो है वो इस तरीके से पहले सारों को ओपन करके लिख लिया, ठीक है। अब आपको चेक क्या करना होता है कि अगर मैं लेट्स से A goes to B वाली को हटा देता हूं, लेट्स सपोज मैं इसको हटा दूं,
और अब मैं ए का क्लोजर लूं तो क्या मेरे को बी मिल जाएगा। मतलब ये क्या कह रहा है, ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ इस पे फोकस करो, ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब ए के क्लोजर में बी आएगा। लेट्स से मैंने इसको छुपा लिया, अब ए का क्लोजर देखो और उसमें बी आ रहा है, देखो ए के क्लोजर में बी आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, तो यानी ये आपने फालतू में लिखी हुई है, इसको हटा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए रिड्यूस कर दिया, मतलब इसको थोड़ा छोटा कर दिया। ए गोज टू सी, ए सी को डिटरमाइन कर रहा है, ए सी को डिटरमाइन कर रहा है, छुपो दो। अब ए का क्लोजर देखो, अब ए का क्लोजर देखो, ए के क्लोजर से क्या आएगा, ए के क्लोजर से बी आ जाएगा। अब ए बी आ गया तो ए बी से क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसको छुपो रखा है, ए का क्लोजर लो, ए के क्लोजर में बी आ गया, मतलब ए के क्लोजर में ए तो है ही, बी भी आ गया, ए बी से सी आ गया, तो यानी सारे आ गए, यानी आप इसको हटा भी दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देन बी गोज टू सी, बी के क्लोजर, बी में सी आ रहा है, तो बी गोज टू सी को अगर मैं हटा दूं तो अब बताओ, अब बी से सी आ रहा है, नहीं, ये ए बी से सी आ रहा है, अकेले बी से सी नहीं आ रहा, यानी इसको तो रखना पड़ेगा, इसको आप नहीं हटा सकते, इसको तो रखना पड़ेगा। ए गोज टू बी, लेट से मैं ए गोज टू बी इसको हटा देता हूं, मतलब ए गोज टू बी को हटा देता हूं, तो अब ए का क्लोजर लो, सिर्फ बचे हुए में से, इन दो में से ए का क्लोजर लोगे तो क्या आएगा, अकेला ए ही आएगा और तो कुछ आएगा ही नहीं, तो यानी इसको नहीं हटा सकते, इसको रखना ही पड़ेगा। लास्ट ए बी गोज टू सी, लेट से मैं ए बी मिलके सी को डिटरमाइन कर रहे हैं, लेट से मैं इसको हटा देता हूं, लेट से इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं ए बी का क्लोजर लूं तो ए बी के क्लोजर से ए बी तो आ ही गया, इसको हटा दो, सिर्फ इन दोनों को देखो, तो क्या सी आएगा, हाँ ए बी से ए बी आ गया, बी से सी आ गया, लो जी इसको भी आप हटा दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इतनी डिपेंडेंसीज लिखी हुई थी, लेकिन जब आप इसको रिड्यूस करोगे, जब आप इसको मिनिमाइज करोगे, सिर्फ दो बचेंगी ये वाली, तो ये आपका इररिड्यूसिबल सेट है, ए गोज टू बी गोज टू सी। द मिनिमम फ्रेम साइज रिक्वायर्ड फॉर CSMA CD बेस्ड, आपको यहाँ पे जो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल में ध्यान से आपको क्या देखना है कि CSMA CD यहाँ पे दिया हुआ है, तो CSMA CD में फॉर्मूला होता है कि ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। वैसे नॉर्मली ट्रांसमिशन टाइम अलग फॉर्मूला है, प्रोपेगेशन डिले अलग है, बट CSMA CD में TT शुड बी 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। अब ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, मैसेज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, और प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैल्यू आपको दे रखी है, पुट कर दो। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द फ्रेम साइज, मतलब आपको मैसेज का साइज, तो मैसेज को अलग कर लो, 2 इंटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये बैंडविड्थ उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो बैंडविड्थ, बस इनकी जगह वैल्यूज डाल दो, तो ये क्या बन गया, 2 इंटू डिस्टेंस क्या है 200 मीटर, ध्यान रखना मीटर किलोमीटर का, बट ये मीटर में है तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे स्पीड क्या है, 2 इंटू 10 रेज टू पावर, ये 10 रेज टू पावर में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी मीटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऊपर 200 आ गया, नीचे 2 इंटू 10 रेज टू पावर 8 आ गया, ठीक है। देन और बिट्स में ही है, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू जो है वो बैंडविड्थ बिट्स में है, तो बिट्स क्या है 1 गीगा बिट्स, 1 गीगा का मतलब क्या होता है 10 रेज टू पावर 9, किलो होता है 10 रेज टू पावर 3, मेगा होता है 10 रेज टू पावर 6, गीगा होता है 10 रेज टू पावर 9, तो यानी ये क्या आ गया 10 रेज टू पावर 9 आ गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका यहाँ पे 100 बचा, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर ऊपर 11 होगी, 2 इसकी पावर 9 इधर है 11 होगी, डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर 8, तो ऊपर जाके ये क्या बन गया 2000 बिट्स बन गया, ठीक है जी 2000 बिट्स, बट आंसर जो है वो बाइट्स में है, तो नन ऑफ दीज मत कर देना, बाइट्स में चेक कर लो, तो 2000 बिट्स है, डिवाइड बाय 8 कर दो, बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2000 डिवाइड बाय 8 करोगे तो ये 8 2 16 4 40 लो जी 250 बाइट्स आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। व्हाट डज दिस F250 go into 2, यहाँ पे हमें जो है वो m और n की वैल्यू दे रखी है 250, m की वैल्यू और n की वैल्यू 2, m की वैल्यू क्या दे रखी है 250 और n की वैल्यू क्या दे रखी है 2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरे पास, सबसे पहले आंसर दे रखा है यहाँ पे 1, काउंट दे रखा है यहाँ पे 0, ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या है 0,
आंसर की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 1, वाइल आंसर क्या है वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 250, ठीक है। करना क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू n। अब ये देखो आंसर की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 1 है, ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 250 ट्रू, अंदर जाओगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया। आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू n, आंसर की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है 2, तो यानी ये वैल्यू नेक्स्ट क्या हो जाएगी 2 हो गई। अंदर जाओगे 2 लेस देन इक्वल टू 250 ट्रू, दोबारा फिर काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर 4 लेस देन है, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8। वैल्यू जब 8 हो जाएगी तो 8 लेस देन इक्वल टू 250 ट्रू, अंदर जाएगा तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो काउंट की इंक्रीमेंट हो जाएगी 4 हो गई। दोबारा से फिर आंसर जो है वो मल्टीप्लाई होगा n से, मतलब ये वैल्यू तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद क्या आएगा 16, और अंदर काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी 32, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 6, उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी 64, और यहाँ पे अंदर काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 7 में। उसके बाद वैल्यू जो है वो आपकी आंसर की 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 128 हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8। उसके बाद 128 मल्टीप्लाई होगा 256 आ जाएगी, लेकिन जब 256 आएगी तो 256 लेस देन इक्वल टू 250 फॉल्स हो गया तो लूप से बाहर आएगा, रिटर्न कर देगा काउंट की वैल्यू, और काउंट की वैल्यू क्या है 8। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मतलब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देन which of the following protocol pairs can be used to send and retrieve the emails? तो सेंड और रिट्रीव की अगर हम बात करें तो सेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और रिसीव करने के लिए POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। IMAP भी यूज किया जाता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल को भी हम रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं, ये थोड़ा सा और एडवांस है, बट पेयर के वाइज बात करें तो पेयर वाइज में आपका यही बनेगा, SMTP सेंड करने के लिए, POP रिट्रीव करने के लिए। द फेमस पोर्ट एंड IP एड्रेस स्कैनर, तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब ये तो पॉइंट जो है वो आपको नॉर्मली इस तरीके से भी कई बार आ जाते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट और IP एड्रेस को स्कैन करने के लिए एंग्री IP एड्रेस स्कैनर का जो है वो यूज किया जाता है, काफी पॉपुलर है, और भी बहुत सारे हैं, Nmap है, यूनिकॉर्न है, इसके अलावा नेटकैट है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंग्री IP, अगर हम बाकियों की बात करें केन एंड एबल, ये एक्चुअल में यूज किया जाता है पासवर्ड रिकवरी के लिए, ये पासवर्ड रिकवरी का टूल है। स्नॉट की अगर हम बात करें, ये नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और अगर हम एटरकैप की बात करें तो एटरकैप जो है वो मैन इन द मिडल अटैक को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टूल्स जो है वो, ये आपको एक और चीज पता लग रही है कि आपको नेम्स जो है वो कई इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के, इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है उनके नेम भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना, नया क्वेश्चन है। Then, which of the following array represent a binary maxi? Binary maxi ऑलरेडी बहुत बार किया हुआ है, बस सिंपली आपको बना के देखना है। मैक्सी मतलब जो रूट एलिमेंट है वो मैक्सिमम है, और जो पेरेंट है एक तरह से वो बड़ा होता है चाइल्ड से। तो यहाँ पे जैसे ए को बना के देखें तो 25, 12, 16, देन 13, ये यहीं पे गड़बड़ हो गई, 12 से बड़ा 13 है और वो उसका चाइल्ड बन गया, तो यानी ये गलत है। बी ऑप्शन 25, 14, 13 अब तक सही है। नेक्स्ट 16, लो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, 16 जो है वो बड़ा है, तो ये यहाँ पे मैक्सिम नहीं हो सकता। देन 25, सी ऑप्शन 14, 16, 13 ये सही चल रहा है अभी तक, 10, 8, 12, लो ये बिल्कुल ठीक है, सारा एज पर मैक्स हीप के अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से आप बना के जो है वो इसको चेक कर सकते हो। देन Which of the following table contains the primary information in the data warehouse? तो data warehouse में हमारे पास स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा जो है वो यूज किया जाता है। तो स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा में जो आपका एक तरह से प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो मिडल का टेबल होता है उसको बोलते हैं फैक्ट टेबल। क्या बोलते हैं? फैक्ट टेबल। और बहुत सारे क्या होते हैं? डायमेंशन टेबल्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? डायमेंशन टेबल। जैसे स्टूडेंट का एक डायमेंशन टेबल हो गया, फैकल्टी का एक डायमेंशन टेबल हो गया, कोर्स का एक डायमेंशन टेबल हो गया, लेट्स से ऐसी प्रोजेक्ट का एक डायमेंशन टेबल हो गया। अब स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे आ गई, फैकल्टी की आईडी यहाँ पे आ गई, कोर्स की आईडी यहाँ पे आ गई, प्रोजेक्ट की आईडी यहाँ। इस तरीके से जो सेंटर का टेबल होता है जिसको बोलते हैं फैक्ट टेबल,
वो जो है वो यूज किया जाता है प्राइमरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है बट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता, मतलब एक तरह से आपको बताते हैं कि अब एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उस अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी कर सको। Next question is the number of leaf nodes in a rooted tree of n nodes with each node having 0 और 3 children। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि लीफ नोड्स कितनी होंगी अगर मेरे पास यहाँ पे ट्री है विद 0 और 3 चिल्ड्रन। तो नॉर्मली होता क्या है, 0 और 2 चिल्ड्रन के केस में, बाइनरी के केस में हम लोग जो है फॉर्मूला यूज करते हैं n+1 डिवाइड बाई 2 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 और 3 चिल्ड्रन का है, तो कई बार क्या होता है ना, इस तरीके के क्वेश्चन में नहीं भी पता लगता हमें। अब देखो ना, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कई बार नहीं भी पता लगता कि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, आप बना के देख लो। बना तो सकते ही हो ना, मतलब 3 चिल्ड्रन वाला बना के देख लो। लेट्स से एक छोटा सा आप बना के दे लगते हैं, मतलब 3 चिल्ड्रन होने चाहिए ना, तो आप 3 चिल्ड्रन हर एक के बना लो। जैसे ये बना लिया, अब इसमें नंबर ऑफ नोड देखो, n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 13 है, ठीक है। तो आप फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब 13/2 अगर आप करते हो, मतलब 6 या 7 वैल्यू अगर आती है, तो देख लो लीफ नोड 6 और 7 तो नहीं है, उससे तो काफी ज्यादा है, तो यानी ये तो हो नहीं सकता। ऐसे ही इसमें पुट करके देख लो, इसमें पुट करके, जब आप इसमें पुट करोगे तो 2 × n 13 वैल्यू थी प्लस 1 डिवाइड बाय 3, तो 13 दूना 26 और 1 27 डिवाइड बाय 3, क्या आ गई वैल्यू 9। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लीफ है, 9। तो एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए इसका आंसर तो ठीक है डी। और आपको यह भी पता लगता है कि कई बार क्वेश्चन जो है फॉर्मूलाज अगर आपको नहीं भी आता, तो आप थोड़ी बहुत वैल्यूज उसमें डमी चीज बना के भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।